हाई वोल्टेज फ्यूजेस। हाई वोल्टेज फ्यूजेस ये बेसिकली जो हमने लो वोल्टेज फ्यूजेस कल पढ़े थे, उसका मतलब था कि लो वोल्टेज तक के लिए वो टाइप्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे हम घरों में, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, घरों में लगे हुए पोर्सलिन के, या फिर कि उससे थोड़ा सा हाई अगर हम चले जाएं तो 440 वोल्ट तक मैक्सिमम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे आपके HRC फ्यूज विद ट्रिपिंग डिवाइस, यानी उसमें भी ट्रिपिंग डिवाइस के साथ HRC फ्यूज जो यूज होते हैं वो 440, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, वो भी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहे हैं, जहां तक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। फिर हाई वोल्टेज फ्यूजेस आ जाते हैं। तो हाई वोल्टेज फ्यूजेस में हमारे पास एक सबसे पहले कैटरेज टाइप है। जो कैटरेज टाइप फ्यूज है ये सेम टू सेम लो वोल्टेज फ्यूज की तरह होती है, लेकिन सिंपल एक चीज इसका एक यानी डिफरेंस ये है कि जो आपका फ्यूज एलिमेंट है वो हम सीधा सीधा तार की बजाय एक हेलिक्स की फॉर्म में लगाते हैं, हेलिक्स की फॉर्म में, या फिर हम उसको एक, आप समझ लें कि बबल की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में हम उसको अटैच करते हैं। और वो सर्कल की फॉर्म में हम इसलिए लगाते हैं ताकि कोरोना के इफेक्ट से हम यानी उसको खत्म किया जा सकता है, यानी रिंग रिंग समझ लें, उसको वाउंड करते हैं हम बेसिकली, जैसे वाउंडिंग नहीं होती, तो हेलिक्स की फॉर्म में लगाने का मतलब है फ्यूज एलिमेंट को हम वाउंड करते हैं शेप ऑफ रिंग में, तो ताकि जो कोरोना इफेक्ट्स हैं इसको खत्म किया जाए। अगर सीधा उसको लगा दें, वाउंड ना करें, तो फिर कोरोना इफेक्ट उसमें बहुत हाई, क्योंकि हाई वोल्टेज पे काम हो रहा है या हाई वोल्टेज के लिए वो यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें कोरोना इफेक्ट्स का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें हम आम तौर पे दो एलिमेंट्स यूज करते हैं, एक सिंगल फ्यूज एलिमेंट यूज नहीं करते, हम दो फ्यूज एलिमेंट्स यूज करते हैं, और वो दोनों फ्यूज एलिमेंट्स एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। एक एलिमेंट लो रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है, दूसरा हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है। एक एलिमेंट को हम यूज करते हैं फ्लो ऑफ नॉर्मल करंट के लिए, दूसरे को हम यूज करते हैं फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट के लिए। जो फ्यूज एलिमेंट है हैवी करंट का, उसको आमतौर पे हम टंगस्टन मटेरियल से बनाते हैं, क्योंकि टंगस्टन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो हाई रेजिस्टेंस उसकी होती है। ठीक है, तो समझ जी गए बात? नेट इशू है। जी, क्या कह रहे हैं? सर सर जी आवाज कट क्रैक कर रही है। ये बार आवाज कट रही है? आवाज कट रही है? यस सर, कट कट के आ रही है जी सर। एक मिनट, फिर इसीलिए तो मैंने आज की क्लास भी इसीलिए लेट की थी कि ना प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा लेट किया। इसको मैं चेक कर लेता हूँ यार, एक मिनट जरा वेट करें। कोई नहीं, आज ऑफ कर लेते हैं अगर नहीं, ऑफ नहीं करना, एक मिनट से वेट करें। ठीक है, प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाता है, तब तक इसको काइंडली कर लें, बियर कर लें। तो इसमें हमारे पास, मैं आपको बता रहा था कि आवाज़ अभी थोड़ी बहुत क्लियर हुई है कि नहीं, हल्की फुल्की? नहीं, नहीं क्लियर हुई? नो सर, तब आपकी हेडसेट लगाते भी सही नहीं आ रही। आप लोगों की बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे। सर आपकी कट हो जाएगा, अभी ठीक हो जाता है। कट कट के आ रही है आपकी। जी 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 जी, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अभी सही हो जाता है ये। अच्छा, कार्ट्रिज टाइप, जी थैंक यू। यार इस तरह बुक का फायदा होता है ना। जी अब बताएं, अब ठीक है?
अब क्लियर है? जी सर अभी सर अब कट नहीं दे। हाँ जी, अब मुझे बता दीजिएगा अगर अभी भी प्रॉब्लम हो तो। अब होपफुली प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने वो चेंज कर लिया। मेरे पास असल में 2 डिवाइसेस हैं और PTCL है। अभी PTCL पे चल रहा था तो अब मैंने उसको डिवाइस पे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास कार्टेज टाइप है। कार्टेज टाइप की मैं आपको बता रहा था कि जो कार्टेज टाइप है, एक मिनट मैं इसको कैंसिल कैसे, आपके पास शेयर हो रही है ना स्क्रीन सबके साथ? जी सर, ओके, स्क्रीन शेयर हो। ठीक है। इन हो रही है। कार्टेज टाइप फ्यूज में हमारे पास आमतौर पे यानी जो हाई वोल्टेज फ्यूजेस होते हैं वो शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट करंट को एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कैरी करने के लिए बनते हैं। ठीक है, और अगर हम उस फॉल्ट को रिमूव कर दें उस स्पेसिफिक टाइम में, फॉर एग्जांपल जब फॉल्ट आता है तो फ्यूज एलिमेंट सेफ रहता है और मेल्ट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। ठीक है, और फ्यूजेस जो जितने फ्यूज एलिमेंट्स हैं उनको हम आमतौर पे अनलाइक जो हमारे लो वोल्टेज फ्यूजेस हैं, हम हाई वोल्टेज फ्यूजेस के फ्यूज एलिमेंट्स को एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं और ये भी इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स के ही हामिल होते हैं। ठीक है, और इनका भी वो इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट बहुत हाई होगा तो इनका रप्चरिंग टाइम क्या होगा, बहुत लो। ठीक है, और लो मैग्नीट्यूड फॉल्ट करंट के लिए इनका रप्चरिंग टाइम फिर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी? हाई होना चाहिए। हाई, गुड, शाबाश। यानी इनवर्स है ना कि हाई करंट्स के लिए रप्चरिंग टाइम लो होगा, लो मैग्नीट्यूड करंट्स के लिए इनका रप्चरिंग टाइम हाई होगा। जब करंट फॉल्ट करंट पास करता है फ्यूज में से, फ्यूज एलिमेंट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे जिस जगह पे ये फ्यूज एलिमेंट मौजूद होता है उसको हम आमतौर पे केमिकल पाउडर की मदद से फिल किया होता है हमने। ठीक है, और फिर जो वेपर्स हैं फ्यूज एलिमेंट्स के पाउडर के, ये एक हाई रेजिस्टिव सब्सटेंस बनाते हैं जिससे आर्क खत्म हो जाती है। कार्टेज टाइप भी इसी की एक एग्जांपल है। ये लो वोल्टेज फ्यूजेस की ही तरह होता है, लेकिन इसके अंदर हम जो फ्यूज एलिमेंट है उसको बजाय सीधा सीधा तार की तरह लगाने के, हम उसको एक रिंग की फॉर्म में वाउंड करते हैं, शेप ऑफ रिंग में, यानी एक वाउंड कर देते हैं ताकि हम कोरोना इफेक्ट्स को रिमूव कर सकें। क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे काम करना होता है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स फ्यूज एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो पैरेलल आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो उससे बचने के लिए, कोरोना इफेक्ट से बचने के लिए हम इसको वाउंड कर देते हैं। तो वो जो 2 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट होता है वो नॉर्मल करंट कैरी करने के लिए यूज होता है, दूसरा जो एलिमेंट होता है वो शॉर्ट सर्किट करंट को या फॉल्ट करंट को कैरी करने के लिए यूज होता है। और हमें जो शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट करंट है उसको कैरी करने के लिए जो यूज होता है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस हाई रखनी पड़ती है। तो उसको हम आमतौर पर टंगस्टन मटेरियल की मदद से, टंगस्टन मेटल से बनाते हैं क्योंकि उसकी हाई रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और नॉर्मल वैल्यू करंट की ताकि उसमें से पास ना करे। और सेकंड जो सब्सटेंस होता है जो नॉर्मल करंट के लिए होता है वो हम लो रेजिस्टेंस का बनाते हैं ताकि उसमें से नॉर्मल टाइम में उसमें से करंट फ्लो कर दे, जिसको लो रेजिस्टेंस सिल्वर वायर की मदद से हम बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल लोड कंडीशन में लो रेजिस्टेंस नॉर्मल करंट कैरी करता है, फॉल्ट में लो रेजिस्टेंस एलिमेंट ब्लो आउट हो जाता है और हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट के क्रॉस सारे का सारा करंट डेवलप हो जाता है और वो भी ब्रेक डाउन कर देता है सर्किट को। 33 के बी सर तक ये तो मोस्टली यूज करते हैं शॉर्ट और फॉल्ट करंट के लिए, और दूसरी किसके लिए, लो करंट के लिए? नॉर्मल करंट, जो नॉर्मल करंट, एक नॉर्मल करंट है ना जो आपने फर्ज करें 200 एम्पेयर लिखा हुआ है, रेटिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 एम्पेयर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये हाँ जी, हाँ नॉर्मल जो करंट है वो 200 एम्पेयर उसको कैरी करना चाहिए। उसके लिए हम ये नॉर्मल जो लो रेजिस्टेंस सब्सटेंस है, ये सिल्वर वायर है, हम यूज करते हैं ताकि इसका जो नॉमिनल करंट है 200 एम्पेयर जिसके लिए हमने फ्यूज को डिजाइन किया है, एक जो वायर होती है वो इस करंट को कैरी करने की एबिलिटी रखती है, जबकि जो दूसरी वायर होती है यानी उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, नेग्लिजिबल, इसलिए हम सिल्वर वायर यूज करते हैं क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है, कंडक्टिविटी हाई है। लेकिन साथ ही हम हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन वायर भी यूज करते हैं इसके अंदर ताकि अगर ये जब भी ब्लो आउट करे तो ब्लो आउट करने में हम यानी जो 200 एम्पेयर से ऊपर जाएगा तो सिल्वर वायर ब्लो आउट कर देगी और सारे का सारा जो लोड है वो आपकी दूसरी वायर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरी वायर पे ट्रांसफर होगा तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता यानी जो क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है, हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी तो आपका वो जो मटेरियल है वो ब्लो आउट कर जाएगा। ठीक है, समझ आ गई जी? तो एक नॉर्मल रेटिंग के लिए, एक फॉल्ट करंट के लिए।
लिक्विड टाइप सेकंड हाई टाइप है, जो तस्वीर आपको शो की गई है लिक्विड टाइप, ये फ्यूज लिंक मौजूद है, उसके अंदर एक कॉर्क मौजूद है, लिक्विड डिटेक्टर, स्प्रिंग मौजूद है, स्प्रिंग और ये दरमियान में जो है ये बेसिकली फ्लेक्सिबल कनेक्शन है। फ्लेक्सिबल तार नहीं होती जिस तरह तार एक होती है, वो तार इसको खींच के ये स्प्रिंग को यानी ऊपर लेके आया हुआ है। जैसे इसमें सिंपल सा बस ये एक डिफरेंस है कि जैसे ही ये यहाँ से फ्यूज लिंक जो है टूटता है किसी भी फॉल्ट आने की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये जो फ्लेक्सिबल लिंक है ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये खींच के इसको लिक्विड के अंदर डिप कर देती है। ठीक है, ये लिक्विड डिटेक्टर डायरेक्टर भी लगा हुआ है, तो लिक्विड के अंदर इसको डिप कर देता है। लिक्विड के अंदर डिप करने का मकसद ये है कि आपका जो आर्क है वो फौरन से पहले ख़त्म हो जाए, ताकि हम लिक्विड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस आर्क को ख़त्म करने के लिए। इसका मतलब जो लिक्विड होगा वो एक स्पेशल लिक्विड होगा, वो कोई पानी है इस तरह का नहीं है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आमतौर पे यूज़ होता है एचवी सिस्टम्स में, तो उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ताकि इसकी आर्क आर्क को ख़त्म किया जा सके और कूल डाउन किया जा सके। तो आर्क ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं लिक्विड टाइप में। जैसे ही ये फ्यूजलिंग खत्म होगा, इसको खींच के लिक्विड के अंदर वो इस तार को इस जगह इस मूवेबल जो है जो कंटेक्ट है उसको खींच के फ्लेक्सिबल कनेक्शन स्प्रिंग की मदद से वो खींच के पानी के अंदर ले आएगा, पानी यानी लिक्विड के अंदर ले आएगा। पानी नहीं, पानी इज वाटर बेसिकली, इट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जब खींच के ले आएगा तो उसको एक्सटिंग्विश कर देगा आग को। ठीक है, जो ये सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, एक मिनट, सर जी लिक्विड क्या बताया था? कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ एक जी, एंड जो ट्यूब की सील्ड होती है, दूसरी फिक्स होती है जो ग्लास ट्यूब में ना, और उसमें हम फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर भी यूज करते हैं आमतौर पे। तो जो CCl3 बनेगा। हाँ, तो शीश- जब फॉल्ट आता है शॉर्ट सर्किट करंट पास करता है ना फ्यूज एलिमेंट से, फ्यूज एलिमेंट तो ब्रेक डाउन कर जाता है, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस भी इसमें फ्यूजन के टाइम पे जनरेट होती है, क्योंकि वो लिक्विड के अंदर उसको खींच के ले आता है। तो ये लिक्विड फिर यूज होता है फ्यूज को यानी जो आर्क की एक्सटिंग्विश करने के लिए। ठीक है, आमतौर पे ये यूज होते हैं सर्किट ब्रेकर्स की बैकअप प्रोटेक्शन में। सही। बात समझ आई? आमतौर पे जो यूज है ना इसका, वो है सर्किट ब्रेकर की बैकअप प्रोटेक्शन में। ये असल में शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी जो है ना सर्किट ब्रेकर की, वो इंक्रीज कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट सही। कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर्स की इंप्रूव करने के लिए, तो वो इंक्रीज करने के लिए ये आमतौर पे यूज होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। तो ये एक ग्लास ट्यूब फिल्ड विद टेट्राक्लोराइड, ये लिखा भी हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन सील्ड एट बोथ एंड्स विद ब्रास कैप्स। ब्रास कैप्स की मदद से उसको बिल्कुल सील किया हुआ ताकि लिक्विड खराब ना हो। ठीक है, उसके बाद फ्यूज वायर इज सील्ड एंड अदर इज हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फॉस्फोरस स्पिरल। ये जो स्प्रिंग है और करंट एक्सीड करता है, फ्यूज ब्लो आउट होता है, फ्यूज मेल्ट होता है, रिट्रैक्ट पार्ट ऑफ बैफल लिक्विड डिटेक्टर ड्रा इट वेल इनटू द लिक्विड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस, पॉइंट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी, ओके। मेटल क्लैड इसकी थर्ड टाइप है। मेटल क्लैड असल में ऑयल इमर्स्ड फ्यूजेस होते हैं, यानी वो जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वैसे ही ऑयल इमर्स्ड फ्यूजेस होते हैं, मेटल क्लैड टाइप उसको कहते हैं हम। तो ये बेसिकली हम सर्किट ब्रेकर्स के सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम इस्तेमाल करने की लिए डेवलप यहाँ पे किए गए हैं, यानी उनको बनाया गया है ताकि हम सब जहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स यूज होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स में आपको जगह, फिर उसका साइज, फिर उसके साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं सर्किट ब्रेकर्स की। तो फ्यूजेस बेसिकली मे बी इन फ्यूचर, या फिर सिर्फ इसके साथ एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम है कि इसकी जो रिप्लेसमेंट है फ्यूज की, बस। और इसके साथ कोई एज सच प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जो सेंसिंग है, अगर केयरफुल सिलेक्शन होना, उसके लिए आपकी डिजाइनिंग जो है वायर की, कि कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो, जो हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी फ्यूजिंग एलिमेंट की, वो अगर प्रॉपर और बेहतरीन तरीके से अगर की जाए तो फिर ये प्रॉब्लम निकल जाता है कि इसकी जो सेंसिंग का एलिमेंट है वो कम है, कि सेंस करने की एबिलिटी इसकी रिलेटिवली लो है। जैसे आपका जो रिले है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से सेंस कर सकता है और ऑपरेट करवा सकता है, तो इसमें सेंस करने की एज सच वो एबिलिटी मौजूद नहीं है। बहरहाल अगर केयरफुल सिलेक्शन हो तो इसको भी ओवरकम किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरी हाई वोल्टेज सर्किट एंड ऑपरेट अंडर शॉर्ट सर्किट अंडर द रेटेड कैपेसिटी। तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, जस्ट यही बताया गया कि मेटल क्लैड भी होते हैं जो ऑयल
यहाँ पे हम जैसे लिक्विड में यूज कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑयल, वही ऑयल जो हम सर्किट ब्रेकर्स में यूज करते हैं, सेम ऑयल। कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर जी। नो सर। वो नो सर सर। करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज एलिमेंट। करंट कैरिंग कैपेसिटी फ्यूज एलिमेंट की बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। The current carrying capacity mainly depends on the metal used and the cross sectional area but affected by the length, surface and surroundings। ठीक है, तो हमें इस चीज को हमने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया हुआ है कि हमारा ना सिर्फ जो फ्यूज एलिमेंट की करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ जो उसकी तार की मोटाई पे, डायमीटर पे या उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि इस पे भी डिपेंड कर रही होती है कि कहीं पे वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से तो नहीं गुजरा, खराब तो नहीं हुआ, रेजिस्टेंस हाई तो नहीं हुई, स्टेट ऑफ द सरफेस एंड सराउंडिंग ऑफ द फ्यूज, और उसके अंदर क्या यूज हो रहा है। यानी वो जैसे हाई वोल्टेज में हम कह रहे हैं कि सील्ड है और लो वोल्टेज के अंदर हम कह रहे हैं ओपन हो सकता है, क्योंकि जो सबसे पहली टाइप हमने सेमी इनक्लोज पढ़े थे, तो सेमी इनक्लोज तो वो बिल्कुल ओपन था एयर, यानी उसके अंदर कोई इस तरह की सील नहीं हुआ था, कोई चेकर इस तरह का नहीं था। तो इसका मतलब है सराउंडिंग्स का मतलब डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड कर रहा है, उसकी सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, कहीं वो खराब तो नहीं हुई, ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो नहीं गुजरी, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी फ्यूज एलिमेंट एक स्टेडी टेम्परेचर अटेन करेगा तो हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड है that will be equal to the heat loss per second by convection, radiation, conduction। इन तीनों फार्मूला का पता है ना, रेडिएशन क्या होती हैं, कंडक्शन क्या होती है। कंडक्शन का प्रोसेस तो कंडक्ट करना है ना, ये करंट की कंडक्शन है, तो ये है हीट लॉस्ट। कंडक्शन की वजह से कुछ ना कुछ हीट लॉस्ट होती है, रेडिएशन की वजह से भी होती है। हाँ जी कन्वेक्शन का सर। पता है, व्हाट इज कन्वेक्शन? सर वो जो हीट वेव्स का वो जो असर होता है उसका। कन्वेक्शन क्या होता है वैसे? सर जो क्या कहते हैं हीट वेव होती है, यानी कि एयर में जब हीट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर पे चले जाते हैं तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं। वो एक यानी कि वो एक फिनोमेना है कि वो ऊपर को उसको अपवर्ड वो उसको मूव करवाते हैं असल में जब मॉलिक्यूल्स का ना, उसको एयर या लिक्विड को हम हीट करते हैं ना, तो वो अपने सोर्स से अवे ट्रेवल यस करती सर। है। जैसे आपने देखा होगा कि एयर जब हीट अप होती है तो ब्लो आउट करती है ना, जो चलना हवा का चलना भी बेसिकली सन की वजह से है। सन एयर को हीट अप करती है जिसकी वजह से हवा चलती है। और जब हम कहीं पे हीट, आपने देखा हो कि जब यानी जब भी हवा कहीं पे गर्म हो तो उस गर्म होने की वजह से, हवा के गर्म होने की वजह से उसको वो ट्रेवल करती है, यानी वो अपनी जगह से अपनी जो सोर्स है उससे मूव करती है। और इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल ले लें किसी रॉड की, लोहे के रॉड की, उसको एक एंड से अगर गर्म करना स्टार्ट करें तो वो हीट बेसिकली आप आफ्टर सम टाइम वो दूसरे एंड पे भी उसकी हीट को महसूस कर सकते हैं ना। तो यस ये सर। कन्वेक्शन का प्रोसेस यस होता है, सर वो पूरा ट्रैवलिंग लोहे ऑफ का हीट। होता है। जी, ये कन्वेक्शन प्रोसेस होता है कि मूवमेंट, पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो हीट ट्रांसफर है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कन्वेक्शन। ओके, तो ये इक्वल हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस पर सेकंड इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर लॉसेस, आई स्क्वायर आर जिसको हम कहते हैं, और फिर कांस्टेंट इनटू इफेक्टिव, और जो हीट पर सेकंड पर कन्वेक्शन रेडिएशन की वजह से है वो उसमें सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। ये बेसिकली हीट प्रोड्यूस पर सेकंड का मतलब है कि जो आपके लॉसेस हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस हैं, उसकी बात कर रहा है। ये लॉस वो है जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय, चूंकि सरफेस कंडक्शन का ताल्लुक, कन्वेक्शन का ताल्लुक, रेडिएशन, तीनों का ताल्लुक सरफेस एरिया के साथ है। अगर एक लोहा बहुत मोटा होगा, बहुत बड़ा यानी चौड़ा और लंबा चौड़ा होगा, उसका एक एंड अगर आप गर्म कर रहे हैं, मे बी आप दूसरे एंड तक वो हीट पहुंच ही ना पाए। उसके बजाय अगर एक बारीक सी तार होगी लोहे की, तो उसको एक एंड से गर्म करेंगे तो दूसरी तरफ जल्दी हीट पहुंच जाएगी। इसका मतलब है एरिया पे, इफेक्टिव सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना कन्वेक्शन। इसी तरह जो कंडक्शन है, जो कंडक्ट करना है आपने करंट को, उसका भी ताल्लुक एरिया के साथ है, यस सर। रेडिएशन का ताल्लुक भी एरिया के साथ है। तो ये वाला जो हिस्सा है
that is basically constant into effective surface area, that is basically I square r. R can be written as rho L over A. ये तो हम फार्मूला 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं. जी सर. लेंथ एरिया इनटू जो इसका जो रेजिस्टिविटी. हाँ जी, रेजिस्टिविटी. डेंसिटी. तो नो, इट इज नॉट डेंसिटी. रेजिस्टिविटी है. ये डेंसिटी नहीं है. यस सर, रो. रो रेजिस्टिविटी है, अच्छा, हाँ जी, ये डेंसिटी नहीं रेजिस्टिविटी है. है लेंथ पर एरिया, जो एरिया के अंदर कितनी इसके अंदर resistivity। जी हाँ जी, क्लियर है जी. जी सर. रो जो है जी दैट इज सर. बेसिकली रेजिस्टिविटी. L is length, A is cross sectional area. ठीक है. यस. तो ये जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी है, यही तो दो चीजें हैं. रेजिस्टेंस के अंदर हम रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं. रेजिस्टेंस डायरेक्टली जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी होती है, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस. और जो इसका इनवर्स होता है वो कंडक्टिविटी होती है. क्लियर है? रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स है दैट इज कंडक्टिविटी. जी सर. तो Yes, sir. कांस्टेंट एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू डायमीटर, डायमीटर इनटू लेंथ. क्योंकि तार है तो तार की कोई भी अगर क्यूब हो या इस तरह का हमारे पास रेक्टेंगल हो तो हम लिखते हैं लेंथ इनटू विड्थ. यानी ये लेंथ क्या है और उसकी विड्थ क्या है. यस जैसे सर. एक तार अगर मौजूद हो हमारे पास, विड्थ क्या है? डायमीटर में. उस तार का हम डायमीटर लेते हैं कि ये डायमीटर क्या है मल्टीप्लाई बाय लेंथ. तो फिर हमें पता चलेगा एरिया. एरिया बेसिकली ये देखना होता है कि उसके अंदर 2D में कितना उसके अंदर यानी क्या कितना कोई चीज कवर अप कर सकती है, कितना एरिया उसने जगह घेरी हुई है उसके अंदर. अगर हम देखना है फिर एरिया भी दो टाइप का, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है. तो अंदर का मतलब है कि वो अंदर उसके कितना वो मौजूद है, अंदर से कितना यानी वो लिक्विड को कैरी कर सकता है. दैट इज बेसिकली इंटरनल एरिया. एक्सटर्नल हम देखते हैं क्योंकि कोई ये भी तो हो सकता है मोटे प्लास्टिक का बना हो तो बाहर से उसका एरिया ज्यादा हो अंदर से कम हो, तो इसलिए ये फिर अलग बहस है. बहरहाल दैट इज Yes, बेसिकली sir. डायमीटर इनटू लेंथ. तो रो एल ओवर ए, तो ए इज नथिंग बट व्हाट इज ए, दैट इज ए इज पाई आर सेक्शन एरिया. ठीक है. क्योंकि ये जो पाई आर स्क्वायर किसी भी सर्कल का जब हम लेते हैं तो दैट इज गिवन एज पाई आर स्क्वायर. सर्कल क्यों? क्योंकि आप तार की बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर बेसिकली वो क्या है, एक सर्कल है ना. लेंथ के अलावा जो एरिया अगर हम लेंगे दैट विल बी ए सर्कल, नथिंग बट अ सर्कल, वेयर आर कैन बी गिवन एज d by 2. तो d by 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी d स्क्वायर बाय 4. तो इसलिए इसने पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4 लिखा हुआ है, या पाई बाय 4 उसने डी स्क्वायर, इसका मतलब यही है पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4. ओके, तो ये इसने डायरेक्ट लिख दिया है. तो आपको पता होना चाहिए कि इसने डायरेक्ट ये इसका मतलब क्या है. कांस्टेंट इंटू डी इंटू एल, रो एल ओवर पाई बाय 4 डी स्क्वायर. और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टिविटी है ये भी कांस्टेंट होती है, जो डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होती है. आपकी जो लेंथ है यहाँ पे सबसे पहले हम वो चीजें काट दें जो काटने वाली हैं. लेंथ कट जाएगी, जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो लेंथ ओवर लेंथ कट जाएगी ना जी. लेंथ यहाँ पे आगे कट जाएगी. यस डी Yes, स्क्वायर sir. उधर जाएगा, डी स्क्वायर उधर जाएगा, डी Multiply हो क्यूब हो जाएगा. जाएगा. ठीक है, तो ये डी क्यूब आ गया हमारे पास. आई स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, आई स्क्वायर ऐसे ही रह गया. बाकी ये डी स्क्वायर भी कट गया. रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है. इसको डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसको अल्फा कह लें. ठीक है, ये पूरे का पूरा अगर डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, दैट विल बी अल्फा. इसको अगर हम बीटा कहते हैं कांस्टेंट को, तो ये पूरा कांस्टेंट जब बीटा से डिवाइड होगा, बीटा बटा अल्फा, ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा गैमा. ठीक है, तो उस वो है तो वो भी कांस्टेंट, इसलिए हम उसको कांस्टेंट ही कहते हैं कि सारा कुछ ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड होके बहरहाल इट इज टर्निंग इनटू अनदर कांस्टेंट. तो ये दोनों कांस्टेंट जो ऊपर दिया हुआ है कांस्टेंट और जो नीचे दिया हुआ कांस्टेंट ये सेम नहीं है. ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल ये कांस्टेंट ही है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट ले रहे हैं. ओके, इसकी एक और भी इसकी है यस सर, कि अगर रो एल
ओवर ए की जगह हम लिख दें पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख लें, ठीक है। अब हमने आई स्क्वायर के साथ हो रहा है ये, और दूसरी तरफ हम डी की जगह हम लिख दें 2r। डी इज बेसिकली 2 इंटू रेडियस ना, डायमीटर रेडियस डबल टाइम्स रेडियस होता है। डी ऐसे ही होता है ना, डी होता है किसी भी सर्कल का, यार ये सर्कल बना है, डी होता है किसी भी सर्कल का डायमीटर। सेंटर पॉइंट में से गुजरने वाली एक लाइन, यस सर। और डायमीटर Yes, होता है sir. हाफ ऑफ दैट, Half of the रेडियस circle. रेडियस होता है हाफ हाफ ऑफ दैट Radius. डायमीटर। तो डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, तो 2 टाइम्स द रेडियस विल बी कॉल्ड एज डायमीटर। तो हम डायमीटर की जगह 2r रख दें, तो बाकी 2r मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, लेंथ वैसे ही कट जाएगी जैसे पहले कट गई थी, तो लेंथ निकल गई बीच में से। जो कांस्टेंट है उसको हम साइड पे कर देते हैं। कांस्टेंट क्या क्या है जी, रो भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और 2 भी कांस्टेंट है, ये हम साइड पे कर दिया। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, नीचे था तो आर स्क्वायर उधर जाके आर क्यूब बन जाएगा, यानी हमारे पास एक और नया फार्मूला आ सकता है, यस सर। दैट इज आई स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कांस्टेंट चेंज होगा उस सेंस में, लेकिन इट कैन बी रिटन एज इट इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर हमारे पास रेडियस गिवन है तो हम उसको आर क्यूब की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके Yes, sir. जी सिंपली इफ वो कहता है फ्यूज सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया रेडियस का 0.8 मिलीमीटर है, वाइल ब्लो ऑफ होती है एट अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। रेडियस कैलकुलेट करें जब करंट 1 एम्पियर पे यानी रेडियस ऑफ वायर दैट विल ब्लो एट अ करंट 1 एम्पियर। बात समझ आइए, इसका क्या मतलब है, कोई एक्सप्लेन करेगा? क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में? Calculate the radius of the wire. रेडियस सर वो एक तो मतलब 1 एम्पियर में ना सर, रेडियस ही फाइंड करना है, लेकिन वो उसने आगे ये बात कह दी कि बस वो रेटिंग बता दी कि 1 एम्पियर के से ऊपर जाएगा तो वो ब्लो हो जाएगा या उस नहीं। तक जाएगा। नहीं, इसमें एग्जैक्टली क्या जी असल में हम जब प्लांट कैरिंग फाइंड करते हैं ना, तो उसके अंदर हम दो चीजें देखते हैं ना, एक क्रॉस सेक्शन एरिया और वो क्या उसका जो बताना चाह मेटल रहा है यूज आपको, होता है। वो आपको क्या कहना चाह रहा है अब इस क्वेश्चन के अंदर? मोटा अब मोटा सर मुझे वो बताना मेटल का आपने। रेडियस फाइंड करना है। सर वो हाँ ये कह रहा है कि सर आप मेटल का रेडियस जो हमने यूज करना है इसके अंदर, वायर जो मेटल का रेडियस फाइंड करना चाह रहा है यूज की वायर कि जो कितने है रेटिंग के लिए। सर क्रॉस अगर 0.8 मिलीमीटर का रेडियस है तो वो 8 एम्पीयर पे जाके ब्लो होगा। वो क्या कह रहे हैं बात, अगर आपका करंट 1 एम्पीयर है तो कितने पे ब्लो होगा, फिर कितने नहीं रेडियस? वो कह रहे हैं, हाँ शाबाश, बिल्कुल सही आपने कहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर आपके पास एक टायर है यानी फ्यूज वायर है, उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो रेडियस है 0.8 mm है। अगर 8 एम्पियर पे आपका वो करंट यानी 8 एम्पियर हो, तो वायर अगर वो ब्लो ऑफ करवा दे इस रेडियस के अगेंस्ट, इस तार की, वो इसका एक कंप्लीट दे रहा है, तो कहते हैं इस तार की मदद से आपको हमने एक उसने हिंट दे दिया। अब बताएं कि अगर हम करंट 1 एम्पियर कर दें, यानी वही वायर जो ब्लो ऑफ हो रही है 8 एम्पियर पे, अगर उसका रेडियस 0.8 mm हो, तो हमने अगर तार को 1 एम्पियर पे ब्लो ऑफ करवाना हो तो हमें कितना रेडियस रिक्वायर्ड होगा, यानी हम कितने रेडियस की वायर इस्तेमाल करें जो कि 1 एम्पियर पे ब्लो आउट हो जाए, जबकि वो कह रहा है कि 0.8 mm की तार जो है वो 8 एम्पियर पे ब्लो आउट हो जाएगी। इसकी मदद से आप कैलकुलेट करें कि कितने यानी रेडियस की तार 1 एम्पियर पे ब्लो आउट होगी। फ्यूज वायर हैज अ रेडियस दिस, वायर ब्लोज ऑफ एट 8 एम्पियर, कैलकुलेट द रेडियस दैट विल ब्लो ऑफ एट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। सिंपल सी बात उसने पूछी। तो हम आई स्क्वायर डायरेक्टली, हम बजाय इसकी कन्वर्जन के हम डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं कि कांस्टेंट इज नथिंग, तो हम डी भी यूज कर सकते हैं, बात एक ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज आर क्यूब, तो आई टू ओवर आर वन, हम चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में। तो N2 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर V1,
या नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ओवर नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इक्वल टू वोल्टेज प्राइमरी ओवर वोल्टेज सेकेंडरी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख सकते हैं I2 ओवर I1 ओवर R2 ओवर R1। I2 हमारा न्यू करंट है जो हमने फाइंड आउट करना है, I1 जिसकी उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। तो I2 वैसे आमतौर पे हम ये लिखते हैं कि आउटपुट ओवर इनपुट, जो हमारे रेफरेंस वैल्यूज होते हैं हम उसको हमेशा नीचे रखते हैं। रेफरेंस का मतलब है जो हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यानी न्यू वैल्यू जो कैलकुलेटेड होती है उसको हम न्यूमिनेटर में रखते हैं और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उसको डिनोमिनेटर में। तो I2 जो न्यू करंट है जिसके अगेंस्ट हमने R2 निकालना है, ओवर I1 जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जिसके अगेंस्ट R1 हमारे पास प्रेजेंट है, गिवन है। तो अगर हम इसको 2 खत्म करना है हमने, तो हम 2 का मतलब है दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे, ठीक है। अंडर रूट लेने का मतलब क्या होता है, बेसिकली 1/2, 1/2 दोनों तरफ लेना है। अंडर रूट का मतलब होता है कि 1/2 की पावर दोनों तरफ लेनी है, 1/2 और यहाँ भी 1/2, ठीक है। मतलब ये है, मैं सिर्फ मतलब बता रहा हूँ। 1/2 की मदद से यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। इसी तरह अगर पावर 3 हो तो 1/3 लेना होता है दोनों तरफ। हाँ जी, तो यानी 3 का मतलब है अगर ये पावर में है, 3 की पावर में है, तो हमने यहाँ से 3 को खत्म करना है, तो इसको मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 पे, पावर में हमें 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो पावर 1 रह जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ इक्वेशन के जो काम यहाँ पे करना है वही काम यहाँ पे करना है। दो साइड्स में 3 से डिवाइड कर दिया ना पावर दोनों तरफ पावर में 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से खत्म हो गई पावर और यहाँ पे 2/3 आ गया 2/3 पावर में, और यहाँ पे R2 ओवर R1 रह गया सिंपल। तो R2 इधर आ गया, R1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, R1 मल्टीप्लाई हुआ, तो R1 इज बेसिकली जो हमें गिवन है। पहले आपके ना इसका वैसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का ये आप सबसे पहले लिखें कि R1 इक्वल टू दिस, फिर आप लिखें I1 डाटा यानी इक्वल पूरा टू लिखे यहाँ पे। दिस। हाँ, दोनों आपस में कनेक्टेड है ना, तो ये 1/1 पता चलेगा, 1/1 का मतलब है दोनों आपस में कनेक्टेड है। फिर आप लिखें I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर and R2 is equal to R2 this one. is equal to what to be find। फिर सॉल्यूशन आपने लिखना शुरू करना, पूरा डाटा लिखेंगे तो फिर उससे आप इजीली इसे हम, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है सॉल्व करने का। इट इज नॉट वेरी हैंडी वे। उसने अपनी जगह बचाई हुई है लेकिन ये जी बहुत आवाज अच्छा कट रही है। अभी भी आवाज कट रही है, ऐसे ना करो। नहीं अब सर, सर, अभी नहीं कट अब रही। ठीक है। नहीं करी सर। इसका घर दूर है ना, इस वजह से रास्ते में कट रही। हाँ आफ्ताब, कुछ ऐसे ही चक्कर है। लेट के तो नहीं जेड़ा वाले रहता है ये। लेट के तो नहीं सजी सुन इसमें रहे? सवाल पूछना था एक मिनट। हाँ हाँ पूछो नहीं पूछो। सजी आज अच्छा सर फिर अब ठीक हमारे पास जब 8 पेयर था ना तो 0.8 एम रेडियस था। अब जी। 1 पेयर हो गया तो वो 0.22 पे चला गया, रेडियस बढ़ा है। इसकी वजह क्या है? होना तो ये चाहिए था ना कि 1 mm के लिए वो 1 एम्पियर लेते हैं। मैं ना अटेंडेंस ले लूं फिर मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट। जी जी सर। जी अच्छा, तो अब आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? अगर 0.8 mm है तो सर मैं वही कह रहा हूँ, करंट हमारे पास डायरेक्टली 8 एम्पियर प्रोपोर्शनल था, है रेडियस के। तो रेडियस उसका हमें कम तो जितना यानी कि हमारे पास 0.8 mm तो 1 पेयर में 0.1 0.2 mm रिक्वायर्ड है ना, मैं समझ गया हूँ। ये देखो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में है इसका मतलब है अगर करंट ज्यादा के लिए हमें डिजाइन करना है, ये ब्लो आउट करंट है हम, और ये भी वैसे भी ये अक्लमंदी, यानी ये आपको लेस देन 1 मिनट रह गया है, इसको ना आप दोबारा मीटिंग को रिकनेक्ट करें, मैं आपको आंसर देता हूँ फिर। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, लेकिन अच्छा है कि आपने पूछ लिया। इसको मैं आपको बताता हूँ, ये लेस देन 1 मिनट रह गया, इसको रिकनेक्ट कर लें मीटिंग।